आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th के पॉलिटिका चैप्टर नंबर 5 विधायिका इसका पार्ट फर्स्ट देखने वाले हैं। मैं इस चैप्टर को दो पार्ट में कवर कराऊंगा, जिसमें ये इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट है। इसके बाद एक वीडियो और आएगी जिसमें इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। इसके साथ साथ जब भी आप इन वीडियोस को देखा करो तो आप इनके नोट्स जरूर बना लिया करो, क्योंकि एग्जाम के टाइम ये नोट्स ही काम आएंगे। आप एनसीईआरटी बुक को रीड नहीं कर सकते, इतना टाइम होगा नहीं, तो नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नोट्स इनके जरूर बना लेना। मैं इस पूरे चैप्टर को छोटे से नोट्स के रूप में कवर करा दूंगा, जिससे आप आसानी से इसको रिवीजन कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखना। देखो, चैप्टर का नाम है विधायिका। तो हम देखते हैं पहले कि विधायिका का मतलब होता क्या है। विधायिका को हम आम भाषा में संसद कह सकते हैं। आम भाषा में हम इसको संसद कह सकते हैं विधायिका को। देखिए इसकी डेफिनेशन होती क्या है। विधायिका की बात करें तो जो विधायिका होती है, सरकार का वह प्रमुख अंग है जिसका प्राथमिक कार्य देश या राज्य के लिए कानून बनाना, उसमें संशोधन करना या उन्हें समाप्त करना, ये इसका प्रमुख काम होता है। मतलब जो विधायिका होती है उसका एकमात्र जो प्रमुख काम होता है वो होता है कानून बनाना। ये इसका मुख्य काम है, कानून बनाना। अब वो कानून देश के लिए हो सकता है, राज्य के लिए हो सकता है, उसमें संशोधन हो सकता है। जो भी काम होता है वो विधायिका के अंदर होता है, संसद के अंदर होता है। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन कि वो सरकार का वह प्रमुख अंग है जिसका प्रमुख कार्य होता है देश या राज्य के लिए कानून बनाना। ये प्रमुख काम हो गया विधायिका का, और यही होगी इसकी डेफिनेशन, याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं कि आखिर जो विधायिका है हमें इसकी आवश्यकता क्यों है, क्यों चाहिए हमें संसद। कोई भी एक देश है उसको संसद क्यों चाहिए। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो संसद कार्य है वो प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। ठीक है, ये दोनों बात एक ही है कि हमें संसद क्यों चाहिए या संसद के कार्य क्यों हैं। कि जो संसद के जो कार्य हैं वही यही रीजन है कि इसके कुछ प्रमुख कार्य हैं, यही रीजन है कि उन कार्यों करने के लिए हमें संसद चाहिए। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है वो दोनों आ सकता है। ठीक है, दोनों में से कुछ भी पूछेगा आपको आंसर सेम ही लिखना है, यही लिखना है। ठीक है, कि हमें संसद क्यों चाहिए क्योंकि ये रीजन है, या फिर संसद का काम क्या है क्योंकि संसद कुछ ये इस प्रकार कार्य करता है, यही इसलिए हमें संसद की आवश्यकता है। तो ये इस तरह की चीजें आती हैं। तो आप इसके लिए ऐसा नहीं है कि अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग आंसर होता है। एक ही है कि हमें संसद क्यों चाहिए, संसद के कार्य क्या है या संसद की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, सबका आंसर एक ही होगा, सबका आंसर एक ही है। तब देखते हैं कि आखिर हमें संसद क्यों चाहिए। कोई भी जो लोकतांत्रिक देश है उसको संसद की क्या जरूरत है, संसद का आखिर ऐसा क्या प्रमुख कार्य करती है जिसके कारण संसद की आवश्यकता पड़ती है। तो देखते हैं, पहला काम है इसका कानून निर्माण करना। ये हमने इसके डेफिनेशन में ही देख लिया था कि कानून निर्माण करने की एक सर्वोच्च संस्था है। देश का जो प्रमुख कार्य है, जो प्रमुख कानून व्यवस्था, कानून का निर्माण करना, वो संसद के अंदर ही होता है। ठीक है, विधायिका का अंदर ही होता है। तो एक तो रीजन है कानून निर्माण की सर्वोच्च संस्था है, इसलिए हमें संसद की जरूरत है, विधायिका की जरूरत है। दूसरा जो है कार्यपालिका। देखो, इससे पहले वाले जो चैप्टर वो कार्यपालिका को पढ़ा था, मैंने पूरा डिटेल से बता दिया है। ठीक है, अगर आपने ना देखा तो उसको जरूर देख लेना। तो देखो, कार्यपालिका मतलब सरकार, कार्यपालिका पर नियंत्रण तथा उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना। मतलब सरकार पर नियंत्रण रखने का काम करती है विधायिका, या फिर जो संसद है वो सरकार पे या फिर जो कार्यपालिका उस पर नियंत्रण रखने का काम करती है, और उसका उत्तरदायित्व भी सुनिश्चित करती है। ये जो विधायिका है ये उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करवाती है कार्यपालिका से। तो दूसरा काम ये हो गया। तीसरा, अब देखो कहने का क्या मतलब है कि जो कार्यपालिका है वो किस प्रकार से नियंत्रण रखती है। तो जो विधायिका के अंदर सरकार आती है और सरकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर सरकार कोई बिल लेके आती है, कोई प्रस्ताव लेके आती है, तो विपक्ष की जो पार्टियां वो इनसे प्रश्न पूछती है, उनकी कमियों को दिखाती है, उसमें वाद विवाद होता है। तो इस तरीके से ऐसा नहीं कि सरकार अपने मन से कोई भी काम कर सकती है, उसको संसद के अंदर लाके उस पर विचार विमर्श भी करवाना होता है। तो इस तरीके से उस पर नियंत्रण रखा जाता है। अगला है कि जो सरकार पर वित्त नियंत्रण रखना। सरकार पर वित्त नियंत्रण रखना कहने का मतलब है कि जो विधायिका है, विधायिका की वजह से सरकार पे वित्त नियंत्रण रखा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि सरकार जो जनता का जो टैक्स का जो पैसा है वो कहाँ खर्च कर रही है, किन किन प्रोजेक्ट में खर्च कर रही है, किस प्रकार से यूज हो रहा है, उसका एक बाकायदा हिसाब किताब देना होता है। इसके साथ साथ संसद जो है अपने, जब जो सरकार है अपने मन से, ऐसा नहीं कि कोई किसी प्रोजेक्ट के लिए कितना भी पैसा लगा देगी, मतलब उसके सारे प्रोजेक्ट के लिए उसको जवाब देना पड़ता है। इसके साथ साथ वो सरकार क्या क्या काम करने वाली है, उसको जितने भी रुपए की जरूरत पड़ती है उसके लिए वो एक बिल लेके आती है संसद के अंदर। जब वो बिल पास हो जाता है तब जाके ही सरकार को पैसा मिलता है। तो ऐसा नहीं कि सरकार अपने मन से पैसे खर्च करती है, उस पैसे को खर्च करने के लिए भी संसद के अंदर बिल लाना पड़ता है, संसद से परमिशन लेनी पड़ती है, विधायिका से परमिशन लेनी पड़ती है कि हम इन कार्यों के लिए इतना पैसा चाहते हैं। तो और जब प्रस्ताव पारित होता है तब उन्हें सरकार को पैसा मिलता है। तो इस प्रकार से सरकार पर वित्तीय नियंत्रण रखना भी ये विधायिका के प्रमुख काम है। इसके अलावा देश के विविध सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई
और क्षेत्र समूह का प्रतिनिधित्व करना, कि जो देश की जो संसद है या जो देश की विधायिका है, ये पूरे देश में जो सामाजिक रूप से विभिन्नताएं पाई जाती है, सांस्कृतिक रूप से विभिन्नताएं पाई जाती है, भाषाई क्षेत्र समूह जो है इनके बीच जो जो विविधता पाई जाती है, कि जो अलग अलग लोग देखने को मिलता है, इन सभी को मतलब एक सामूहिक प्रतिनिधित्व हो सके, इसके लिए हमें जरूरत है संसद, क्योंकि इसके अंदर हर जाति, धर्म, संस्कृति, भाषाई जो हर वर्ग का व्यक्ति आपको संसद में देखने को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सामूहिक जो क्षेत्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का ये एक तरह का मतलब जरिया बन गया है, जहाँ पे हर एक व्यक्ति, हर एक समूह का व्यक्ति आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए भी ज़रूरत है संसद का या विधायिका का। इसके अलावा देश में वाद विवाद का सर्वोच्च संस्था है, ठीक है। अभी जैसे बताया कि कोई भी जैसे मुद्दा है, कोई एक बिल है, कोई कानून है, अगर वो उसको पास होने से पहले संसद में आना, मतलब उस संसद में लेके आया जाता है, और उस संसद में आने के बाद उस पर वाद विवाद होता है, ठीक है। उसके पॉजिटिव चीज़ों को गिनवाया जाता है, उसके नेगेटिव चीज़ों को गिनवाया जाता है, और इस तरीके से जो इसमें जितने भी नकारात्मक चीज़ें होती हैं, सरकार के पास अवसर होता है कि उन नकारात्मक चीज़ों को मतलब कि हटा दिया जाए, और वो बिल जो है एक ऐसा कानून बनकर उभरे जिसमें किसी प्रकार की कमियां ना हो, किसी प्रकार का कोई भी मतलब लूपहोल ना देखने को मिले। तो एक वाद विवाद का एक सर्वोच्च मंच है, इसलिए विधायिका या संसद उसकी आवश्यकता है। इसके अलावा संविधान में संशोधन, अगर संविधान में संशोधन करना है तो एकमात्र संस्था ये है संसद है, जहाँ पे आप बिल ला सकते हो, उस पर विचार विमर्श होगा, ठीक है, और उसके बाद संविधान में संशोधन किया सकता है। क्योंकि संविधान में संशोधन करना बहुत आसान नहीं है, संविधान में संशोधन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल एक प्रक्रिया मानी जाती है, ठीक है, क्योंकि उसके बहुत सारे चरण हैं, उन चरणों को पार करना होता है, तब जाके संविधान में संशोधन होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूँ, जैसे अगर हम संसद अभी पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे लोकसभा देखेंगे। अब जैसे कोई प्रस्ताव लोकसभा में, जैसे संसद में संविधान में संशोधन करना है, तो एक बिल आएगा लोकसभा में, जब ये पारित हो जाएगा तब वो राज्यसभा के पास जाएगा, राज्यसभा के पास, जब राज्यसभा उसे पारित कर देगी, पास कर देगी, तब जाके वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, तब जाके वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति जब उस पर सिग्नेचर करेगा तब जाके ये होगा कि जो मतलब संशोधन है वो पारित होगा। तो ये मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे इस प्रकार से इस प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। तो संविधान में संशोधन करना भी एक मतलब कि विधायिका का एक मुख्य काम है, या फिर विधायिका के अंदर ही संभव होता है। इसके अलावा निर्वाचन संबंधित कार्य भी विधायिका करती है, संसद करती है, जिसमें जो राष्ट्रपति हैं, जो देश के राष्ट्रपति हैं, इसके अलावा उपराष्ट्रपति हैं, इनका जो इलेक्शन है जो विधायिका है ये करवाती है, ठीक है। तो इनके निर्वाचन कार्य में भी जो विधायिका ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये कुछ 7 प्रमुख कार्य हैं जिनके आधार पर हम कहते हैं कि हमें संसद की आवश्यकता है। ये जो संसद के जो प्रमुख कार्य हैं वो ये इस प्रकार के 7 कार्य थे, ठीक है। तो एग्जाम में दोनों क्वेश्चन आता है, दोनों का मतलब दोनों का आंसर एक ही है, इसको याद रखना। आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि जो संसद है, संसद में 2 सदनों की आवश्यकता क्या है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि जो संसद के आखिर जो 2 सदन ये होते क्या और क्या मतलब किस तरीके के होते हैं। तो देखो अभी हम पढ़ रहे हैं विधायिका के बारे में, तो विधायिका को हम आम भाषा में संसद कहते हैं। तो विधायिका 2 तरह के देखने को मिल सकती है, एक राष्ट्रीय स्तर पर विधायिका और एक राज्य स्तर पर विधायिका। जो राष्ट्रीय स्तर की विधायिका होती है उसको हम संसद कहते हैं, और जो राज्य स्तर की विधायिका होती है उसको हम कहते हैं विधानमंडल, ठीक है। याद रखना है इन शब्दावलियों को। जो राष्ट्रीय स्तर की विधायिका उसको हम संसद कहते हैं, और जो राज्य स्तर की विधायिका उसको हम विधानमंडल कहते हैं। अब देखो जो संसद है उसके 2 भाग हैं। संसद का एक भाग जिसको कहते हैं लोकसभा, दूसरे भाग को कहते हैं राज्यसभा, ठीक है। अगर हम राष्ट्रीय विधायिका या जो संसद की बात करें तो इसके 2 भाग हैं, ठीक है। पहला भाग है लोकसभा, दूसरा भाग है राज्यसभा। उसी प्रकार से अगर जब हम विधानमंडल की बात करें, ठीक है, विधानमंडल मतलब राज्य की जो विधायिका होती है उनकी बात करें तो उनके भी 2 भाग होते हैं, एक होती है विधानसभा और एक होती है विधान परिषद, ठीक है। दोनों इस तरीके से इनको चीजों को याद रखना। राष्ट्रीय विधायिका जो संसद है उसके 2 भाग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जो विधानमंडल है उसके 2 भाग होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। अभी हम देखने वाले हैं लोकसभा क्या है और राज्यसभा क्या है। हालांकि इसमें विधानसभा और विधान परिषद को हम नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत चीजों को इसमें बता दूंगा। देखो एक नोट करके यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो संविधान है, संविधान में राज्यों को एक सदनात्मक अथवा द्विसदनात्मक, ठीक है, इसको याद रखना कि जो संविधान के अंदर क्या है, राज्यों के लिए एक सदनात्मक या द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित करने का विकल्प है। मतलब एक राज्य के पास ऑप्शन होता है कि वो एक सदनात्मक विधायिका अपनाता है या द्विसदनात्मक विधायिका अपनाता है। एक सदनात्मक का मतलब होता है कि विधानसभा, ठीक है, ये सब में कंपलसरी होता है कि सभी राज्यों में ये विधानसभा होगी, ठीक है। सभी राज्यों में विधानसभा होना मैंडेटरी है, कंपलसरी है विधानसभा को होना। अगर किसी राज्य में विधानसभा है तो वो एक सदनात्मक है। अगर किसी राज्य में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है
तो उसे कहते हैं कि उस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका है। ठीक है, और ये कंपलसरी नहीं है, विधान परिषद कंपलसरी नहीं है। कुछ ही राज्यों के अंदर कुछ ही राज्य ऐसे हैं जहाँ पे दोनों भी देखने को मिलती है, विधानसभा और विधान परिषद देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो संविधान के अंदर ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है कि हर एक राज्य में विधानसभा तो होगी, लेकिन विधान परिषद होना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, वो उस राज्य को ऊपर है कि उसमें रखना चाहता है या नहीं रखना चाहता। वर्तमान में बात करें तो केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे द्विसदनात्मक है। मतलब जितने भी जो राज्य हैं, 28 राज्यों में से 6 राज्य ऐसे हैं जिनके पास द्विसदनात्मक जो विधायिका वो देखने को मिलती है। और जो 6 राज्य याद रखना, एक नंबर में ये पूछ लेता है एग्जाम के अंदर। तो पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, ये 6 वो राज्य हैं जिनके पास द्विसदनात्मक विधायिका है। इसका मतलब उस राज्य के अंदर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी होता है। ठीक है, और जो अभी हमने देख लिया कि जो राज्य के विधानसभा में या मतलब राज्य की जो विधायिका है या जो विधानमंडल है उसमें विधानसभा कंपलसरी होता है, लेकिन विधान परिषद कंपलसरी नहीं होता। ये ऑप्शनल होता है कि कोई राज्य रखना चाहता है या नहीं रखना चाहता। ठीक है, और जो 6 राज्य उनको याद रखना, उत्तर प्रदेश, बिहार, इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इस तरीके से दो का पेयर बना के याद कर सकते हैं। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इस तरीके से दो का पेयर बना के इसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो हमने राष्ट्रीय संसद देख लिया और विधानमंडल को हमने देख लिया। और संसद में 2 सदनों की बात करते तो हमने देख लिया कि लोकसभा है, एक सदन लोकसभा है हमारा और दूसरा सदन राज्यसभा। अब इनके बारे में चीजों को हम जानते हैं। देखो, इसके अलावा देखो जो अभी हमने ये देखा कि आखिर जो है संसद में 2 सदनों की क्या आवश्यकता है, कि 2 सदन रखने की जरूरत क्या पड़ी 2 सदनों की। तो इसका जो मुख्य रीजन है वो ये रहा। पहला है विविधता का प्रतिनिधित्व, कि हमारा जो देश है वो सांस्कृतिक, भाषाई, ठीक है, राजनीतिक, धर्म, हर आधार पर विविधता यहाँ पे देखने को मिलती है। तो उन विविधताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमें 2 सदनों की आवश्यकता पड़ती है। एक सदन से चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती। उन सभी विविधताओं का प्रतिनिधित्व करना मुश्किल है, इसलिए हमें दो सदनों की आवश्यकता पड़ी। इसके अलावा पुनर्विचार की सुविधा, मतलब कोई भी अगर बिल आता है, कोई भी प्रस्ताव आता है तो उस पर पुनर्विचार की सुविधा होती है। जैसे अगर मान लेते एक जो सदन है वो जल्दबाजी में कोई बिल पास कर दे तो दूसरा सदन पे उस पर डिटेल में चर्चा हो सके। जैसे कहने का मतलब है इसके 2 सदन है, लोकसभा, देखो संसद का पहला सदन है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। ठीक है, और फिर तो ये तो 2 सदन हो गए। एक इसके अलावा अलग से देख लो राष्ट्रपति को, कहने का तो कोई भी कानून बनता है ना तो ये प्रोसेस होता है। ठीक है, कोई भी बिल मतलब जैसे सामान्य बिल कोई सा भी होता है वो पहले लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में आ सकता है, कंपलसरी नहीं है। अगर जैसे लोकसभा में आया, लोकसभा ने जल्दबाजी में इसको पास कर दिया तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कानून बन जाएगा, फिर ये राज्यसभा के पास जाएगा। ठीक है, अब राज्यसभा में उसमें डिटेल से चर्चा हो सकती है। तो ये बात कही कि पुनर्विचार की सुविधा होती है। अगर कोई एक सदन जल्दबाजी में कोई किसी बिल को पास कर देता है तो दूसरे सदन के पास पर्याप्त मौका होता है कि उस पर आराम से बातचीत कर सके। ठीक है, अब मान लेते राज्यसभा को लोग नहीं, इसमें बहुत सारी कमियां हैं तो इससे यहीं पे डिस्कस वगैरह होता रहेगा, सरकार से बातचीत वगैरह होती रहेगी। राज्यसभा के पास कोई ऐसा टाइम पीरियड नहीं है कि इतने दिनों में तुम्हें करके भेजना है, इसको पास करवाना है, नहीं करना। ठीक है, उस पर 2-2 साल, 3-3 साल, 5-5 साल तक चीजें टिकी रहती हैं। अब जैसे मान लेते हैं राज्यसभा से पास होगा तब जाएगा वो राष्ट्रपति के पास, और जब राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देगा तब वो कानून बनता है। ये चीजें वैसी भी हो सकती है कि कोई बिल जो है केवल पहले राज्यसभा में आता है, अगर राज्यसभा पास कर देगी तब जाएगा वो लोकसभा में, और लोकसभा पास कर देगी तब जाएगा वो राष्ट्रपति का। ये ऐसी भी प्रक्रिया भी हो सकती है, कोई कंपल्सरी नहीं, सामान्य बिल में ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो हमें 2 सदनों की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि विविधता का प्रतिनिधित्व करना है। भारत विविधताओं का देश है जहाँ पे हर स्तर पर विविधता देखने को मिलती है, अलग अलग जाति, धर्म, लैंगिक संप्रदाय, हर स्तर पर विविधता देखने को मिलती है, भाषा वगैरह। ठीक है, इसके अलावा पुनर्विचार की सुविधा, ये रीजन है कि हमने द्विसदनात्मक जो विधायिका उसको हमने अपनाया है। ठीक है, जो संसद हमारे 2 सदनों वाली है। इसके अलावा अब देखते हैं हम राज्यसभा के बारे में। ठीक है, अब हम राज्यसभा के बारे में और लोकसभा के बारे में डिटेल से देखने वाले हैं कि क्या क्या काम करते हैं, किस प्रकार से चीजें होती हैं। देखो, तो जो राज्यसभा है इसको हम उच्च सदन अथवा स्थायी सदन भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम उच्च सदन या स्थायी सदन भी कहते हैं हम राज्यसभा को। स्थायी इसलिए कहते हैं क्योंकि कभी इसको भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा का बिल्कुल उल्टा है, लोकसभा हर 5 साल में भंग हो जाता है, मतलब 5 साल के लिए सरकार चुनी जाती है, 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो इसको भंग कर दिया जाता है, इसको खत्म कर दिया जाता है, फिर वापस इलेक्शन होगा, नई सरकार बनेगी, फिर वापस अपना कार्यकाल स्टार्ट करेगी। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता, राज्यसभा स्थायी होता है, ये कभी भी भंग नहीं होता है। इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि होता क्या है ना कि इसके 1 तिहाई सदस्य होते हैं, प्रत्येक 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, मतलब प्रत्येक 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इनके जो सदस्य इनके 2 साल कार्यकाल है,
इनके जो सदस्य होते हैं इनका 6 साल का कार्यकाल होता है। लेकिन होता क्या है कि इसके जो सदस्य हैं, जितने भी जो सदस्य हैं, ठीक है, जैसे 250 सदस्य जो इसमें हैं, उसमें से हर 2 साल में क्या होता है, 1/3 जो सदस्य होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है, 6 साल का होता है, ठीक है। और इसकी जो अधिकतम जो संख्या, मतलब राज्यसभा का तो अधिकतम जो सीटें हैं वो 250 सीटें हैं, ठीक। अब 250 सीटों का बंटवारा इस प्रकार से होता है कि जो 238 सीटें हैं इनका तो मतलब अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, और जो 12 सीटें बची इनका जो चुनाव नहीं होता, इनको मनोनीत किया जाता है। इनको मनोनीत किया जाता है। मनोनीत का मतलब होता है नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति अपने मन से इन 12 व्यक्तियों को नियुक्त करता है, और ये जो 12 व्यक्ति होते हैं ये मतलब कोई स्पोर्ट्स हो गया, ठीक है, या फिर कोई कला कला मतलब मतलब जैसे कोई सिनेमा वगैरह से हो गया, ठीक है, कोई विज्ञान से हो गया, मतलब जिसको अपने क्षेत्र में महारत हासिल हो, उन मतलब उन लोगों को 12 लोग होते हैं उनको मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा अपने मन से, ठीक है। तो जो 250 में से इस प्रकार से आंकड़ा निकल का था, 238 का तो इलेक्शन होता है। इलेक्शन कहने का मतलब है कि जो अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, और इसके चुनाव में जो भाग लेते हैं वो एमएलए भाग लेते हैं। जो राज्य के जो विधायक होते हैं वो एमएलए भाग लेते हैं इनके इलेक्शन में, एमपी भाग नहीं लेते, केवल एमएलए भाग लेते हैं। 238 का तो इस तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। जो 12 होते हैं उनको मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और इसके जो सदस्य का जो चुनाव हो राज्य विधानसभा, ठीक है, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा किया जाता है, मतलब जो एमएलए होते हैं इनके द्वारा किया जाता है। और राज्यसभा में जो सभी राज्यों को आबादी के हिसाब से सीटें मिली हैं, ठीक है, हर राज्य को आबादी के हिसाब से राज्यसभा की सीटें को बंटवारा किया गया है। तो इस प्रकार से हमने राज्यसभा का स्ट्रक्चर, हमने चीजों को देखा। अब देखते हैं कि जो राज्यसभा है इसकी शक्तियां क्या क्या, क्या क्या इनका पावर है, क्या काम ये लोग करते हैं। तो पहला देखिए, अगर हम सामान्य विधेयक की बात करें तो सामान्य विधेयक पर विचार कर उन्हें पारित करती है, ठीक है, तथा धन विधेयक में संशोधन प्रस्तावित करती है। क्योंकि देखो अभी हम विधेयक वगैरह का देखने वाले हैं। तो एक तो होता है सामान्य विधेयक। सामान्य विधेयक में क्या होता है, सीधी सीधी बात है, वो केवल पहले लोकसभा में भी आ सकता है। अभी मैंने यहाँ पे बता, देखो लोकसभा, इसका एक सदन है लोकसभा, एक सदन है राज्यसभा। तो अगर कोई सामान्य विधेयक है तो पहले लोकसभा में भी आ सकता है, पहले राज्यसभा में भी आ जा सकता है। जैसे मान लेते तो लोकसभा में आ गया, तो लोकसभा ने पास किया तो राज्यसभा के पास जाएगा। तो ये बात कह रहा है कि जो सामान्य विधेयक पर विचार विमर्श करता है राज्यसभा, जब उसको भी सारी चीजें ठीक लगती हैं, हाँ कानून वगैरह बनना चाहिए इस पे, तो उस पर आसानी से उसको पास कर देती है। लेकिन अगर धन विधेयक है, सामान्य विधेयक नहीं, अगर धन विधेयक है, पैसों से रिलेटेड है, तो ऐसे में क्या है ना कि राज्यसभा का पावर नहीं होता है। राज्यसभा का पास ये होता है कि केवल वो लोकसभा से केवल रिक्वेस्ट कर सकती है कि आप इसमें संशोधन कर लो। अब लोकसभा के पास इतनी पावर है कि वो उसको मना कर सकते, नहीं हमने जो पास कर दिया सो कर दिया, इस पे और कोई बातचीत नहीं होगी। तो इस हिसाब से राज्यसभा का कोई पावर बचती नहीं। राज्यसभा को 14 दिन के अंदर अंदर उस बिल को पास करना ही होता है। ये बात कही जा रही है कि धन विधेयक में संशोधन प्रस्तावित कर सकता है, मतलब संशोधन के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है राज्यसभा, लोकसभा से बोल के कि इसमें थोड़ा ये बदलाव कर लो। लोकसभा के पास ये पावर है कि मना कर सकते तुरंत कि नहीं, हम उसी जो वही बिल है उसको पास करना है। तो इस हिसाब से राज्यसभा का कोई पावर नहीं है धन विधेयक के संदर्भ में। इसके अलावा और राज्यसभा की शक्ति की बात करें तो संवैधानिक संशोधन को पारित करती है, ठीक है। इसको जो संवैधानिक संशोधन है इसको पारित करने का काम करती है राज्यसभा। इसके अलावा सवाल पूछकर और संकल्प तथा प्रस्ताव पेश करके कार्यपालिका पे अंकुश लगाती है, मतलब यहाँ पे भी सरकार से प्रश्न पूछ जाते हैं। सरकार के जो भी मतलब कि नियम कानून वगैरह होते हैं उस पे कानून मतलब उस पे प्रश्न वगैरह पूछा जाता है, और सवाल पूछे कार्यपालिका मतलब जो सरकार है उस पे अंकुश लगाने की बात की जाती है। ये भी एक किसका काम है। इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उसमें हिस्सेदारी लेते हैं, मतलब उसमें ये लोग हिस्सा लेते हैं। और उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। जैसे अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रक्रिया होती है सबसे पहले राज्यसभा में ही लाया जाता है। उस बिल को लोकसभा में लेके नहीं जाया जा सकता। पहले राज्यसभा के कुछ विशेष पावर है। अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो सबसे पहले जो बिल है, ठीक है, जो विधेयक है वो सिर्फ राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। राज्यसभा में अगर पारित हो जाता है तब हो जाता है लोकसभा में, और लोकसभा में भी आसानी से फिर वो पारित हो ही जाता है। इसके अलावा यह संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का हक दे सकती है। अब देखो यहाँ पे ना 3 तरह की सूचियां होती हैं, ठीक है, उसको मैं जरा समझा दूं। एक होती है संघ सूची, एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची, और एक होती है समवर्ती सूची। इसको थोड़ा ध्यान से समझना।
समवर्ती सूची, ठीक है। अब होता क्या, देखो हमारे संविधान में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जिसको कहते हैं हम संघवाद, ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे भी इसको। तो अब होता क्या है, जब हमारे संविधान में शक्तियों का बंटवारा किया गया, मतलब केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, तो केंद्र सरकार के जो भी काम होते हैं वो संघ सूची में लिखा गया है। अब दूसरी होती है राज्य सरकार है, तो राज्य सरकार के पास क्या क्या शक्तियां, मतलब किस किस विषय पर कानून बनाएगी, वो राज्य सूची में लिखा गया है। अब यही बात कही जा रही है कि जो संसद है, मतलब जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार क्या कर सकती है, कानून बना सकते हैं, राज्य के किसी विषय पे कानून बना सकती है, अगर राज्यसभा चाहे तो। अगर राज्यसभा ये मतलब बोल दे कि संसद को कि आप राज्यसभा के किसी एक विषय पर कानून बना सकते हो, तो ऐसे में संसद जो है कानून उस पर बना सकती है। ये बात कही जा रही है कि जो ये संसद है, मतलब जो राज्यसभा है, संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का हक दे सकती है, उसको परमिशन दे सकती है कि हाँ आप इस विषय पर कानून बना सकते हो, ये राज्य का विषय है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि देश के हित के लिए आप इस पर कानून बनाओ, तो ऐसे में संसद उसको कानून बना सकती है। ये बात इसमें कही जा रही है, ठीक है। तो संघ सूची में जो विषय आते हैं वो उस पर केंद्र सरकार केवल कानून बना सकती है, राज्य सूची में जो विषय आते हैं केवल राज्य सरकार बना सकती है, और समवर्ती सूची में ऐसे विषय आते हैं जिसपे केंद्र सरकार ही कानून, मतलब हालांकि दोनों बना सकते हैं, कानून तो दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर एक ही विषय पे दोनों सरकारों ने कानून बना दिया तो केंद्र सरकार का मान्य होता है और राज्य सरकार का डिलीट हो जाता है। ये है कुछ बंटवारा शक्तियों का। अब देखते हैं हम कि जो राज्यसभा है इसकी विशेष शक्तियां क्या है, विशेष पावर्स क्या है इनके पास। तो जो एक तो ये बता अभी हमने पढ़ी कि अगर केंद्र सरकार राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्र हित में संघ सूची तथा समवर्ती सूची में हस्तांतरण करना चाहती है, अगर कोई विषय ऐसा है जो कि राज्य सूची में आता है, लेकिन केंद्र सरकार का मानना है कि देश का अगर विकास करना है, राष्ट्रीय हित को कुछ अच्छा मतलब कुछ लाभ पहुंचाना है, तो ऐसे में उस राज्य सूची से उस विषय को निकालकर उसको संघ सूची या फिर समवर्ती सूची, अभी हमने 3 सूचियां पढ़ी थी, ठीक है, वापस ले रहा हूँ, संघ सूची या संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 3 प्रकार की सूचियां हैं, संविधान में बड़े थे। संघ सूची में जो विषय आते हैं उस पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। राज्य सरकार में जो विषय आते हैं उस पर केवल स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है, लेकिन अगर एक ही विषय पे दोनों सरकारों ने एक साथ कानून बना दिया तो केंद्र का मान्य होगा, राज्य का डिलीट हो जाएगा। ये बात याद रखना। अब ये कह रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार को कोई एक विषय राज्य सूची से निकालकर संघ सूची में डालना है या फिर समवर्ती सूची में डालना है, तो ऐसे में उसको पहले क्या होना, राज्यसभा से परमिशन लेना होगा। अब जो राज्यसभा से ये परमिशन लेना है यही इसको खास बनाती है कि राज्यसभा ये मुख्य पावर है। इसके अलावा अगर दूसरा पावर इसके पास है कि अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो उसको हटाने का जो प्रस्ताव है सबसे पहले जो केवल जो राज्यसभा में ही लेके आया जा सकता है, यहीं से इसके हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। ये भी एक इसका इसके पास एक पावर है, ठीक है। तो राज्य जो सभा इसकी प्रमुख शक्तियों को हमने देखा। अब हम देखते हैं इसके दूसरे सदन के बारे में, लोकसभा के बारे में। इसको हम बात करें तो इसको निम्न सदन भी कहते हैं, इसके अलावा अस्थायी सदन भी कहते हैं, क्योंकि हर 5 साल में ये भंग कर दी जाती है, हर 5 साल में ये खत्म हो जाता है। मतलब जैसे एक सरकार का कार्यकाल खत्म होता है, ये सरकार गिरती है, लोकसभा को भंग कर दिया जाता है, लोकसभा उसको खत्म कर दिया जाता है। लोकसभा की बात करें तो इसमें अधिकतम जो सीटें वो 550 हो सकती है, ठीक है, लेकिन वर्तमान में 543 है। अब ऐसा इसलिए है ना, एक रीजन ये है कि जो 543 वर्तमान में है, लेकिन अधिकतम 550 हो सकता है। मतलब जो 7 सीटें ये है क्या, मतलब ये कमी कहाँ रह गई। जो 7 सीटें मुख्यतः, क्योंकि भारत का बात करें ना तो एक क्षेत्र पीओके, मतलब इस वाले हिस्से में अगर भारत के मैप पे देखें तो एक हिस्से को पाकिस्तान ने मतलब कब्जा कर रखा है, तो हमारा मानना है कि एक दिन हम इस पीओके को ले लेंगे। इसके अलावा अक्साई चीन, एक हिस्से को चाइना ने कब्जा कर रखा है, तो हमारा ये उद्देश्य एक टाइम ऐसा रहेगा कि हम अक्साई चीन को अपने में ले लेंगे और पीओके को अपने में ले लेंगे, तब जाके जो 7 सीटें ये भी फुलफिल हो जाएंगे। तो वर्तमान में 543 हैं, इन फ्यूचर जो ये पीओके और जो अक्साई चीन भारत में आ जाएगा तो 7 सीटें भी फुल हो जाएंगी। तो इसको देखते हुए हमने ये चीज़ों को बना रखा है। इसके अलावा इसके सदस्य का जो चुनाव है, मतलब जो लोकसभा का जो चुनाव हो, वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसके आधार पे, इस प्रणाली के आधार पे इलेक्शन होता है कि जो भी व्यक्ति वयस्क हो जाता है, 18 साल के ऊपर है, वो वयस्क नागरिक कहलाता है, वो वोट डाल सकता है, ठीक है। और इसके जो सदस्यों का कार्यकाल है वो 5 साल के लिए होता है। राज्यसभा के जो कार्यकाल है वो 6 साल का होता है, लेकिन लोकसभा कार्यकाल 5 साल का होता है, ठीक है, इसको याद रखना। इसके अलावा अब हम पढ़ते हैं कि लोकसभा के पास पावर क्या है, इसके पास क्या क्या शक्तियां हैं, ठीक है। तो देखो, संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाती है, ये इसका काम है। इसके अलावा धन विधेयक और सामान्य विधेयक को पेश करती है, धन विधेयक और सामान्य विधेयक को ये भी पेश करने का काम करती है। इसके अलावा कर का प्रस्ताव, बजट और वार्षिक वित्तीय व्यक्तियों को मंजूरी देती है, अविश्वास प्रस्ताव तथा प्रश्न पूछकर कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है,
अविश्वास प्रस्ताव तब लाया जाता है, एक तरह का ये प्रस्ताव तब लाया जाता है जब अगर लगता है, विपक्ष को लगता है कि जो वर्तमान में जो सरकार है उसके पास मतलब मेजोरिटी नहीं है, उसके पास बहुमत नहीं है, वो बहुमत सिद्ध नहीं कर सकती, तो वो अविश्वास प्रस्ताव लाती है सरकार के विरुद्ध। और सरकार को मतलब लोकसभा के अंदर ये बताना पड़ता है कि देखो हमारे पास बहुमत है, हम बहुमत को सिद्ध कर देते हैं। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है और सरकार जो है बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती है, तो ऐसे में सरकार गिर जाती है, मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, सरकार गिर जाती है, फिर वापस इलेक्शन करवाना पड़ता है। तो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा और प्रश्न पूछे कार्यपालिका पर नियंत्रण रखी जाती है। इसके अलावा संविधान में संशोधन करने का काम करती है लोकसभा, ये इसके पास पावर है। आपातकाल की घोषणा की मंजूरी देती है लोकसभा, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराती है। मतलब देखो कुछ काम ऐसे हैं कि जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में एक समान देखने को मिलते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इलेक्शन में भाग लोकसभा भी लेती है और राज्यसभा भी लेती है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायाधीशों को हटाना भी जो लोकसभा उसके पास एक पावर है। राज्यसभा में भी ये चीज होती है। कहने का तो अगर मान लेते हैं सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है, तो पहले जैसे मानते हैं लोकसभा में आया बिल, वहां से पारित हो जाएगा, फिर वो राज्यसभा में जाएगा, वहां से पारित हो जाएगा, तब जाकर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और तब जाकर उसको हटाया जा सकता है। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पे भी देखने को मिलती हैं। तो ये हमने इनके कुछ काम देखे, दोनों काम लगभग लगभग बहुत ज्यादा सिमिलर ही हैं, ठीक है। और एक को भी याद कर लोगे तो दूसरा आसानी से आपको याद हो जाएगा। अगर हम विशेष पावर की बात करें कि विशेष शक्तियां कौन सी हैं, तो पहला है धन विधेयक के मामले में। जो धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, मतलब सबसे पहले जो स्टार्टिंग है, प्रारंभ है, वो केवल लोकसभा में ही किया जा सकता है धन विधेयक को लेकर। इसे रोकने का राज्यसभा के पास कोई अधिकार नहीं होता। कहने का मतलब ये है, अगर धन विधेयक आया तो लोकसभा में जाएगा पहले, अगर लोकसभा ने पास कर दिया तो राज्यसभा के पास फिर जाएगा, लेकिन राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है ऐसे विषय में। उसके पास केवल क्या है, उसके पास एक चीज ये है कि केवल रिक्वेस्ट कर सकता है लोकसभा से कि इसमें ये चीजें गलत लग रही है, आप इसको सुधार लो। अगर लोकसभा ने मना कर दिया कि नहीं हम उन चीजों को नहीं सुधारेंगे, तो ऐसे में राज्यसभा के पास केवल 14 दिन बचता है उसको पास करने के लिए। अगर राज्यसभा 14 दिन के अंदर उसको पास नहीं करती है, तो ये मान लिया जाता है कि बिल अपने आप पास हो गया और फिर डायरेक्ट वो राष्ट्रपति के पास चल जाती है, ठीक है। तो धन विधेयक के संदर्भ में जो लोकसभा वो पावरफुल है, राज्यसभा के पास कोई शक्ति नहीं है, तो ये एक विशेष शक्ति है। इसके अलावा अविश्वास जो प्रस्ताव है केवल लोकसभा में लाया जाता है, यदि पारित हो जाता है तो पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अभी मैंने बता दिया ना, अविश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है जब विपक्ष को ये लगता है कि जो सरकार है, वर्तमान की जो सरकार है, इसके पास बहुमत नहीं है। अगर हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आते हैं तो जो सरकार बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएगी, और अगर संसद में बहुमत सिद्ध नहीं कर पाई तो सरकार गिर जाती है, ठीक है। तो ये भी जो अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पहले लाया जाता है, इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि जो राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में पहले इसलिए नहीं लाया जाता है क्योंकि राज्यसभा में जो मतलब इनका जो राज्यसभा में जो सांसद बैठे वो मतलब अप्रत्यक्ष रूप से वो इलेक्शन हुआ उनका, उनको जनता ने डायरेक्ट नहीं चुना है, वो जनता के प्रति डायरेक्ट जिम्मेदार मतलब की जवाबदेही नहीं है। लोकसभा में जो सांसद बैठे हैं डायरेक्ट जनता ने उनको चुना, यही रीजन है कि सबसे पहले लोकसभा में ही लाया जाता है, प्रारंभ किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ विशेष शक्तियां हैं लोकसभा की। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो आधा जो चैप्टर हमने जो कंप्लीट किया, अब आधा जो चैप्टर उसको हम इसमें देखने वाले हैं। तो फिर इस तरीके से हम क्या है चीज़ों को हम इसमें कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें छोटे छोटे नोट्स के रूप में मैं पूरे चैप्टर को मैं इस तरीके से कवर करा रहा हूँ, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।